हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की पहली चैप्टर, जिसे हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। राइट, ये क्लास 9th का केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। और चूंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे पूरी तरीके से, तो जितने भी केमिस्ट्री के पोर्शन होंगे जो क्लास 9th में हैं वो सारे के सारे 1 by 1 हम कवर करेंगे। उसमें से मैंने सेलेक्ट करा है पहला चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बड़े डिटेल में समझते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आप समझ सकते हैं कि जो टर्म यहां पे आ रहा है मैटर, इसे समझने की जरूरत पड़ सकती है आपको कि मैटर आखिर होता क्या है। मैटर को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले मैटर ही डिफाइन किया जाए भैया कि मैटर होता क्या है। तो ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पुराने जमाने में ऐसा कहा करते थे कि जो मैटर वो होते हैं जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, कहा जाता है कि वो पंच तत्व से मिलकर के बना है और वही मैटर कहलाता है। पुराने जमाने में ऐसा कहा करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सेफ वाटर एक ट्रिक है ना, सेफ वाटर। इस ट्रिक के हेल्प से आप बड़े इजीली ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पंच तत्व ही मैटर कहलाते थे। कैसे आप बोल सकते हैं, तो देखिए, S फॉर स्काई, राइट, A फॉर एयर, F फॉर फायर, E फॉर अर्थ एंड लास्टली वाटर, है ना। तो ये चीजें हैं। सेफ वाटर अगर आप दिमाग में रखेंगे तो यही पंच तत्व है ना। अग्नि, आकाश, धरती, पवन, है ना, जल, यही सब तो पंच तत्व हैं। ये आपने कितनी बार सुना होगा। तो पुराने जमाने में इन्हीं को कहा जाता था कि जितने भी इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बनी हैं। धीरे धीरे थ्योरी आगे बढ़ी। हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड ने एक थ्योरी दी और उन्होंने अपने बुक में उन्होंने लिखा है, महर्षि कनड ने बताया कि अगर आप किसी भी वस्तु को विभाजित करते चले जाएं, विभाजित करते चले जाएं, विभाजित करते चले जाएं, यानी कि डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उसी को हम यहां पे एटम कह देंगे। समझ में आ रहा है। तो महर्षि कनड ने भी पहली बार ये सब चीज बता रखे थे हमें। लेकिन परमाणु कहने के लिए यहां पे आप अगर वर्ड यूज करते हो परमाणु, ठीक है, तो परमाणु कहने के लिए इनके पास किसी भी तरह का प्रमाण नहीं था। इन्होंने हिंदी में कहा था परमाणु, जो सबसे छोटा पार्ट होता है। एटम जैसे बताया गया ना, बाद में डेल्टन्स ने उसे बताया था कि एटम्स, बट यहां पे महर्षि कनड ने सबसे पहले, इंडियन फिलोसोफर थे ये, है ना, इन्होंने बताया था कि अगर किसी वस्तु को अगर विभाजित करते चले जाए एकदम छोटे पार्ट को, उसका जो सबसे छोटा पार्ट बचेगा उसे हम कह सकते हैं कि वो परमाणु है। लेकिन इस परमाणु को कहने के पीछे उनका किसी भी तरह का प्रमाण नहीं था। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हों, उन्होंने जो थ्योरी दिया वो वर्ल्ड वाइड वो पब्लिश नहीं हो पाया, ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एटम्स उन्होंने ही दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी हो सकता है वो बड़े यूनिवर्सिटी में रहे होंगे, उनकी पेपर पब्लिश हुई होगी वर्ल्ड वाइड, तो वो सभी लोग जान पाते हैं उस थ्योरी को, ठीक है। तो चलिए, खैर बात की बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि मैटर की डेफिनेशन एक्चुअल में मॉडर्न जमाने में हमें कैसी करनी चाहिए। मैटर को आखिर किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सिंपली अपने चारों ओर जो भी देखते हैं,
जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कुछ मास होता हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जो भी आपके आसपास में है, हमने कभी भी किसी भी चीज को पढ़ाया, कोई भी चैप्टर को पढ़ाया, तो फील करना जरूरी है कि आपके आसपास में ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आसपास में जो एक्टिविटी होती है, बस उसी में ऑब्जर्वेशन करिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो मैटर को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब एक डेफिनेशन सुने, एनीथिंग, एनीथिंग, आपके आसपास में जो भी चीज है, सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज space, has mass and offers some resistance, इसका एक एक मीनिंग आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये सब कुछ हम वन बाय वन देखेंगे। इज कॉल्ड मैटर। तो हमने यहां पे ये कहने की कोशिश करी है, आपके सामने जितने भी चीज हैं, आपके सामने हो सकता है पेन है आपके हाथ में अभी फिलहाल, तो आप उस पेन को कह सकते हैं कि वो मैटर से ही मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बने। वो क्या है? मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या आपका पेन कहीं पे रख देते हो तो क्या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या उसका कुछ मास नहीं होता? बिल्कुल होता है। और क्या ये ऑफर्स रेजिस्टेंस नहीं करता? बिल्कुल करता है। सर इसका मतलब क्या? ये दोनों तो मुझे समझ में आ गया कि ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, इसका मीनिंग समझ में आ गया। ये वाला बस बता दो मुझे, ये वाला आप समझ लो कि ऑफर सम रेजिस्टेंस का कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ समय तक ना वो रेसिस्ट करता है कुछ फोर्स को। जैसे मान लीजिए आपका कॉपी जहां पे रखा हुआ है, या बुक रखा हुआ है, या फिर पेन रखा हुआ है, या कुछ भी रखा है जो भी आपके सामने दिख रहा है, क्या अपने आप वो हिल रहा है? क्या अपने आप वो उड़ रहा है? क्या वो अपने आप डिस्प्लेस हो रहा है उस जगह से? नहीं। मान लीजिए आपने पेन रखा है, पेन रख दिया तो क्या वो हिल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो कुछ फोर्स तक को रेसिस्ट करता है, यानी कि कुछ समय तक वो रेसिस्ट करता है। आप उसमें फोर्स लगाएंगे, सिर्फ हवा तो चल रही है इधर उधर थोड़ी मोड़ी, लेकिन उससे तो पेन नहीं हिल रहा। तो उस हवा को जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिशन लग रहा है उस पे, वो उसको रेसिस्ट कर रहा है। यानी कि कुछ देर के लिए, हां अब उसके लिमिट से ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई कर देंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन कुछ देर तक तो उसने रेसिस्ट किया, कुछ देर तक तो रोके रखा उसको। दैट इज ऑफर सम रेजिस्टेंस। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो पत्थर कहीं पर रखा हुआ है, वो अपने आप तो हिलेगा नहीं, है ना, हवा चल रही है, लेकिन उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जितना उसकी एक मतलब एक्सीड लिमिट है, ज्यादा मैक्सिमम जो लिमिट है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको बता पाएंगे, है ना। तो ऑफर सम रेजिस्टेंस कहने का मतलब है जितना भी आपके आमने सामने जो मैटर होता है ना, वो सब कोई कुछ ना कुछ फोर्स तक को अपोज करता है। वो वही स्थिति में हर एक वस्तु, हर एक सब्सटेंस वो एक ही जगह पे बने रहना चाहता है जब तक उसमें कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वो करता क्या है? अपने आप को रेसिस्ट करता है, अपने आप को एक जगह पे रखने की कोशिश करता है। उसी को तो मैटर कहते हैं बेटा। आप यहां पे ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप बुक लिख लीजिए एग्जाम्पल यहां पे, है ना, पेन ले लीजिए। आपके सामने वाटर बोतल रखा है तो वाटर बोतल को ले लीजिए, है ना। जो सामान आपको मिल रहा है आप ले लो ना, जो भी आपको मिल रहा है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, जिस भी चीज से पढ़ रहे हैं आप, आपके आमने सामने जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है वो हर चीज मैटर से बनी हुई है, वो हर चीज मैटर कहलाएगी, राइट। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको मैटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि मैटर कहते किसे, राइट। अब हमें यह भी समझना है कि सर इस दुनिया में क्या हर चीज मैटर है, तो हम नॉन मैटर किसको कहेंगे? नॉन मैटर नाम का कुछ चीज होता है क्या? मैं बता दूं कि जो मैटर नहीं है वही नॉन मैटर कहलाएगा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप फीलिंग्स की बात करें, आप जो फील करते हैं, है ना, फीलिंग्स की, किसी भी तरह का फीलिंग्स की बात कर लें, जैसे आप पेन कर रहे हो, आप लव कर रहे हो, है ना, तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? क्या उसकी कुछ मास होती है?
क्या कुछ वो ऑफर्स करता है रेजिस्टेंस? ना, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि जो फीलिंग्स है, जो दर्द हो रहा है वो दर्द का फीलिंग्स, जो खुशी हो रही है वो खुशी की फीलिंग्स, आप किसी से प्यार कर रहे हो वो प्यार का फीलिंग्स, तो किसी भी तरह का फीलिंग्स जो होता है वो मैटर नहीं कहलाता। जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो वो मैटर नहीं होता, वो नॉन मैटर होता है। हम हीट की बात करें, हीट को आप जस्ट फील कर सकते हैं, है ना, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, वो कोई उसका कुछ मास नहीं होता, वो जस्ट फील कर सकते हैं आप उसको, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप नॉन मैटर में रख सकते हैं। लाइट, क्या वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या उसके पास कुछ मास है? ना, बिल्कुल नहीं, हम नहीं कहते। तो ये सब चीजें आप नॉन मैटर में रख सकते हैं। तो स्पेशली आपको यह समझना है कि फीलिंग्स को आप दिमाग में रखिए कि किसी भी तरह का फीलिंग हो जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, वो किसी भी तरह के स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, कुछ मास नहीं होता, उसे आप बिल्कुल नॉन मैटर में रख सकते हैं। तो आई थिंक मैटर एंड नॉन मैटर दोनों ही आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलिए उसके कुछ फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं कि मैटर की कुछ फिजिकल नेचर होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो आइए, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका वो हम कहेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आखिर वो कैसा दिखता है सर? मैटर में मुझे दिखा दो सर, मजा आ जाएगा सर, है ना। तो वही बताने जा रहा हूं आपको कि फिजिकल नेचर कैसा होता है उसका, मतलब देखने में कैसा होता है। इस तरीके से हम फील करना चाहते हैं कि मैटर आखिर है क्या। हम तो डेफिनेशन समझ लिए, बहुत हद तक समझ में आ गया हमें कि क्या होता है। अब मैं बताता हूं कि आखिर मैटर किससे बने हुए होते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मैटर्स होते हैं वो कुछ पार्टिकल्स से बने होते हैं बेटा। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत टाइनी पार्टिकल्स से वो बने होते हैं। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आप दिमाग में ये रख लो कि जो जितने भी मैटर्स हैं वो बहुत टाइनी पीसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस, एकदम छोटा स्मॉल पार्ट। हमने बताया ना अभी, स्मॉल पार्ट में एकदम आप जो अपने नंगे आंखों से आप उसे नहीं देख सकते, है ना। तो ये पीसेस छोटे छोटे पीसेस एकदम, और उसी को आप यहां पे पार्टिकल कहते हैं, राइट। तो हम पार्टिकल कह के इसे पुकार देते हैं। टाइनी स्पेसेस एकदम छोटे छोटे रहते हैं। मैं इसके उदाहरण देकर के कुछ कुछ आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और ये जो होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, है ना, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो कहने का मतलब है ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, कहीं स्थिर नहीं रहते। ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, एक जगह पे नहीं रह सकते। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर्स होते हैं, सो मैटर्स आर व्हाट? एटम्स और मॉलिक्यूल, उसी को तो कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप। तो वही हमने मॉलिक्यूल, अभी एटम्स के बारे में बात करते हैं, महर्षि कैनड ने दिया था, है ना। तो महर्षि कैनड इंडियन फिलोसोफर जो पहली बार उन्होंने बताया था हमें, है ना। बाद में जाकर के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी, ये अलग बात है, क्योंकि वो उनकी पूरी देश दुनिया में अच्छे तरीके से उनकी थ्योरी फैलाई गई। बट इंडियन फिलोसोफर का उतना ज़्यादा बोला ना, परमाणु कहने के लिए, ये परमाणु कहते हैं इसको हिंदी में। तो परमाणु को, है ना, बताने के लिए उनके पास किसी भी तरह का प्रमाण नहीं था। बस उन्होंने कुछ स्टेटमेंट, कहीं एक एक लाइन लिखा हुआ मिल जाता है उनके बुक्स में, है ना, बस उतना ही मिल पाता है कि इंडियन फिलोसोफर बहुत पहले समय में उन्होंने दिया था। इवन न्यूटन के थ्योरी के भी बारे में उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन वो सब बहुत लिमिटेड जगह पे थे। कुछ हमने उतना ये नहीं किया, उस पर ज़्यादा अमल नहीं किया, ज़्यादा उसको वर्ल्ड वाइड फैलाया नहीं। तो आइए हम इन तीनों पे बात कर लेते हैं थोड़ा वन बाय वन कि इसका मतलब क्या है सर। टाइनी पीसेस में होता है और पार्टिकल्स होते हैं। इसका थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स दे करके अगर आप मुझे बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी, समझ में आएगा मेरे को। जैसे मान लीजिए बेटा, आप क्या करते हो, एक कंटेनर लो, ठीक है।
एक कंटेनर आपने लिया और उस कंटेनर में आपने वाटर इस तरीके से फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद ठीक है, आपने क्या करा कि शुगर के कुछ पार्टिकल्स आपने उसमें ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? शुगर के कुछ पार्टिकल्स, यानी कि चीनी जिसे आप कहते हो, उसे आपने ऐड कर दिया। बड़ा बड़ा दिखता भी है चीनी। आप कुछ देर के बाद आप उसको स्टीर करते रहिए, एक ग्लास रॉड से आप उसे स्टीर करते रहिए, घुमाते रहिए आप इसे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि आपको शुगर गायब होता हुआ वहां पे दिखेगा कि शुगर तो गायब हो गया भैया, है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब क्या है कि सोचो कि कितना छोटा हो गया भैया, आपने इतना बड़ा पीस डाला था, मान लो इतना बड़ा पीस आपने, इतने बड़े बड़े शुगर के इतने बड़े बड़े तो पीस होते ही नहीं है, सही बात है। इतने बड़े बड़े पीस डालने के बाद भी जब आपको दिखाई दे रहा था ये, लेकिन जब आपने ऐड कर दिया इसमें तो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये टूटा, एकदम विभाजित होता गया, छोटे 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 सिंपलर पार्ट में ये टूटता चला गया। और जब छोटे 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 सिंपलर पार्ट में जब ये टूटता चला गया तो यही सबसे छोटा पार्ट जिसे आप न्यूड अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसे ही तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये पार्टिकल का टाइनी पीसेस है जिसे एटम्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, मतलब एकदम छोटा है। चलिए हम यहां पे इसकी बात करते हैं कि कॉन्स्टेंटली मूविंग का क्या मतलब है। यहां पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं। आप खुद सोचिए ना, क्या कॉन्स्टेंट मूव नहीं करते रहते? बिल्कुल करते हैं। तो कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा बताओ। तो बिल्कुल यहां पे आप देखिए, जब आपने मान लीजिए डीओ आपने लगाया है ना, तो डीओ आपने जब लगाया आपने, तो क्लास में किसी एक कोने पे आप डीओ को स्प्रे कर दीजिए, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात होगी, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। और लास्ट आपने फर्स्ट बेंच में आपने अगर स्प्रे किया, लास्ट बेंच वाला बंदा भी विद इन मिनट क्या, विद इन 3-4 सेकेंड्स वो उस स्मेल को फील कर पाता है ना, उसको इनहेल कर पाता है उसको। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। आपने यहां पे स्प्रे किया, उसके पार्टिकल्स मूव करके इसके नाक तक पहुंचा, तभी तो वो सूंघ पाया। आपके घर के आसपास में कुछ अच्छे खाने बनते हैं, कुछ अच्छी सब्जियां बनती हैं, या मीट मसाला जो भी बनता है, वो आप सूंघ के पता लगा लेते हो, कुत्तों की तरह बोलते हो कि अरे भैया इसके यहाँ तो कुछ मजे वाला बन रहा है, हमारे यहाँ भी बनाओ मम्मी, ऐसा करके आप जिद करने लग जाते हो घर में। तो वो कैसे कर पा रहे हो? आपके नाकों तक कैसे आ पा रहा है वो चीजें? पार्टिकल्स मूव कर रहा है तभी तो। जी बिल्कुल, पार्टिकल्स मूव करता है बेटा, तभी जा करके आपके नाक तक वो पहुंच पाता है। और एक्चुअल में मैटर जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल ही हैं, मतलब आप उसे कह सकते हैं, है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल ही पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी दुनिया जो है, हम तो कहते हैं कि वो मैटर से ही बनी है, मैटर ही है, राइट। तो चलिए और आगे मूव करते हैं। इस जो मोशन आपने जो बात करी कि सर ऐसा मूव करता रहता है, इस तरीके से कहीं भी किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका कोई रेगुलर थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि आपने डीओ यहाँ पे ऐसा किया और सट से उसके नाक पे चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये इधर भी गया होगा, ऐसे भी गया होगा, वैसे भी गया होगा, ऐसे भी गया होगा, हो सकता है इधर से घूम फिर के फिर से ऐसे ऐसे करके, लेकिन बहुत स्पीड के बाद इसके नाक तक पहुंच गया फाइनली, और सबके नाक तक पहुंचा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के नाक तक। तो ये जिग जैग मोशन कर रहा है बेटा। कैसा मोशन कर रहा है? जिग जैग। इसी जिग जैग मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। जिग जैग मोशन को इसी को कहते हैं बेटा क्या? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन यानी कि सिंपली अगर हम कहने की बात करें तो इरेगुलर वे में इसकी मोशन होनी, है ना। तो सिंपली हम कहते हैं जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉन एज ब्राउनियन मोशन। और इरेगुलर वे में आप कह सकते हो कि इरेगुलर है, कभी भी फिक्स नहीं है, तो एक डायग्राम बना देना और बस यही लिख देना जो मैंने कहा आपको, राइट। तो आई थिंक आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, आप इसको हीट कर देते, तो सिंपल सी बात है भैया, अगर गर्मी के दिनों में आप क्या करते हो, गर्मी होती है, अगर बाहर में रहते हो तो भागते हो कि नहीं जोर से धूप में, तो इसी तरीके से अगर मान लो गर्मी अगर कर देते हो, हीट कर देते हो, तो हीट में कर दोगे तो पार्टिकल्स बोलेगा भागो भागो भागो, तो पार्टिकल्स भी एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है।
समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम सिंपली मैटर के बारे में हम इन जनरल यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। फिजिकल नेचर आपको मैंने बताया यहाँ पे। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे चल करके समझेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर होता है। पहले हमने समझने की कोशिश करी इस लेक्चर में कि मैटर क्या होता है, वो फिजिकल अपीयरेंस उसका एक्चुअल में कैसा है। तो यानी कि आप फिजिकल अपीयरेंस अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते बेटा मैटर को, है ना। तो आप सिंपली बड़े फॉर्म में देख लो ना, यही बड़े फॉर्म में देख लो, पेन है, कॉपी है, बोतल है, ये सब कुछ मैटर। लेकिन उसको अगर डिवाइड करते चले जाओगे, बहुत छोटे 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 बहुत टाइनी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, लेकिन यही है इसका फिजिकल अपीयरेंस आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े फॉर्मेट में कुछ भी जो भी आपके आमने सामने दिख रहा है, ठीक है।